सच कहूँ मैं नहीं जानता कि मैं क्यों इतना उदास हूँ। यह उदासी मुझे उबाती है और तुम कहते हो यह तुम्हें उबाती है। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि मैं इसमें कैसे फंस गया, कैसे मुझे इसके बारे में पता चल गया, कैसे मैं इससे ग्रसित हो गया। यह किस कारण है? मैं इसके पैदा होने की वजह क्या है? यह मुझे अभी जानना है। और ऐसी मूर्खतापूर्ण उदासी में जो मुझ पर छाई है, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहा हूँ, उसे जानने के लिए मुझे खुद को जानना होगा। तुम्हारा ध्यान इस समय समुद्र की हिलोरें मार रहा है। सामानों से लदे हुए तुम्हारे विशाल जहाज वहाँ उस समुद्री जल में संभ्रांत और धनवान लोगों के भांति में फंसे हुए हैं, या फिर समुद्र की सौंदर्य स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रतिभागियों जैसे हैं। तुच्छ अनुचित व्यापार करने वाले छोटे जहाज तुम्हारे उन श्रेष्ठ जहाज़ों का अभिवादन कर रहे हैं। जैसे जैसे तुम्हारे वे बड़े जहाज आगे जा रहे हैं, वे छोटे जहाज कपड़ों के बने अपने पंखों पालों से उन बड़े जहाज़ों का सम्मान कर रहे हैं। मेरा यकीन करो, यदि मुझे बाहर के देशों में ऐसी जोखिम भरी व्यापारिक यात्राएं करनी होती, तो मेरा ध्यान भी विदेश में लगी मेरी उम्मीदों पर ही लगा होता। हवा किस ओर बह रही है, यह जानने के लिए मैं अभी भी घास के तिनके को तोड़ रहा होता। बंदरगाहों, सेतु बंधों और जल मार्गों का पता लगाने के लिए मैं नक्शों का सावधानी के साथ अवलोकन कर रहा होता। और विदेश में गए मेरे जहाज़ों के लिए बदकिस्मती का सबब बन सकने वाली हर एक चीज़ मुझे भयभीत करती, निस्संदेह मुझे उदास करती। अपनी फूंक से जब मैं शोरबे का ठंडा कर रहा होता हूँ, तो मैं यह सोचकर काँप उठता हूँ कि एक तेज हवा समुद्र में कैसे मेरे जहाज़ों को नष्ट कर सकती है। मुझे ख्याल आता है कि मुझे रेत घड़ी की तरफ नहीं देखना चाहिए, बल्कि मुझे उन छिछली जगहों और सपाट स्थानों के बारे में सोचना चाहिए और यह देखना चाहिए कि किस प्रकार से मेरे समृद्ध जहाज रेत के भीतियों में घस कर नष्ट हो गए हैं। उन जहाज़ों की कब्रों को चूमने के लिए ये क्या मुझे गिरजाघर जाना चाहिए और भवन के उन पवित्र पत्थरों का देखना चाहिए जिनसे ये बने थे? और क्या उस समय मुझे समुद्र में डूबी हुई उन सीधे खड़ी खतरनाक चट्टानों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जिनके स्पर्श मात्र से उन जहाज़ों पर लदे मसाले समुद्र में बह जाएंगे? समुद्र के दहाड़ते पानी की सतह पर मेरे सभी रेशमी सामान तैरने लगेंगे और एक शब्द में जो अभी इतने मूल्यवान हैं, बिल्कुल ही मूल्यहीन नहीं हो जाएंगे। जब मैं इन बातों पर विचार करूंगा और जब मैं ऐसी बातें को न घटने के बारे में सोचूंगा, तो क्या मैं उदास नहीं होऊंगा? इसलिए मुझसे कुछ भी मत कहो। मैं जानना चाहता हूँ कि एंटोनिया अपने जहाज़ों पर उन पर लदे सामानों के बारे में सोचकर उदास है। मेरा यकीन करो, ऐसा नहीं है। इसके लिए मैं मेरी किस्मत को धन्यवाद करता। मैंने मेरे सारे माल को केवल एक ही जहाज़ पर या किसी एक जगह पर नहीं लगाया है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि मेरी सारे संपदा को मैंने इसी में लगा दिया हो। यदि इस साल भाग्य मुझसे नाराज भी रहता है, तो भी मैं ठीक स्थिति में रहूँगा। इसलिए मेरे व्यापारिक जहाज़ वह कारण नहीं है जो मुझे उदास कर रहे हैं। तब तो तुम्हें प्यार हो गया है। हट हट, तुम प्यार में भी नहीं हो, तो फिर हम यही कहेंगे कि तुम उदास हो क्योंकि तुम अच्छे मूड में नहीं हो। तब तो तुम्हारे लिए यह बहुत आसान होगा कि तुम हंसो और नाचो और कहो कि तुम अच्छे मूड में हो क्योंकि तुम उदास नहीं हो। अब देखो ना, दो मुंह वाले जेनस की तरह प्रकृति ने भी कैसे विचित्र तरह के आदमियों को बनाया है। कुछ लोग हमेशा अपने आँखों से ताक झाँक करेंगे और उसी तरह में हंसेंगे जैसे एक तोता बांसुरी वादक को देखकर खुश होता है, और कुछ
अन्य इतने चिड़चिड़े होते हैं कि वे मुस्कुराकर हल्के से भी अपने दांतों को नहीं दिखाएंगे, भले ही नेस्टर या कसम खा ले कि मजाक हंसने योग्य होगा। यहाँ बेसेनियो आ रहा है, तुम्हारे सबसे अधिक वैभवशाली रिश्तेदार, और ग्रेसियानो और लोरेंजो भी आ रहे हैं। तो हमें अलविदा दो, अब हम तुम्हें बेहतर साथियों की संगति में उनसे बात करने के लिए अकेला छोड़ते हैं। मैं तब तक रुकता जब तक कि मैं तुम्हें प्रसन्न न कर देता। यदि तुम्हें काबिल मित्रों ने आकर मुझे रोक न दिया होता। मेरी नज़रों में तुम्हारा मूल्य बहुत अधिक है। मैं इसे इस तरह लूँगा मानो तुम्हारे किसी ज़रूरी काम ने तुम्हें बुलाया लिया हो और तुम्हारा काम पर जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, हम कब मिलकर मस्ती करेंगे? बोलो कब? तुम काफ़ी विचित्र हो गए हो। क्या वाकई ऐसा है? जब तुम फुर्सत में हो हमें बता देना। तुम्हारा साथ देने के लिए हम समय निकाल लेंगे। माय लॉर्ड बेसेनियो, क्योंकि आपको एंटोनियो मिल गए हैं, अभी के लिए हम दोनों अलविदा कहेंगे। लेकिन कृपया यह बात ध्यान रखिएगा कि रात के खाने के समय हमें कहाँ मिलना है। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। श्रीमान एंटोनियो, आप ठीक नहीं दिखाई पड़ते। आप दुनिया की बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं। जो लोग दुनियादारी में ज़्यादा लिप्त रहते हैं वो हमेशा चोट पाते हैं। मेरा यकीन करिए, आप आश्चर्यजनक रूप से बदल गए हैं। मैं दुनिया को केवल एक दुनिया की तरह देखता हूँ। ग्रेसियानो, यह एक रंगमंच है जहाँ हर किसी को एक किरदार अदा करना है, और मेरा किरदार एक दुखद किरदार है। तब तुम मुझे एक बेवकूफ़ का किरदार अदा करने दीजिए जो हंसी खुशी और चेहरे पर बुढ़ापे की झुर्रियों को आने देता है, और मैं अपनी कमियों की विज्ञता के कारण आहों से अपने हृदय को उत्साहीन करने में तुलना में अपनी आंतों को शराब से जलाना ज़्यादा पसंद करूँगा। एक आदमी जिसका खून अंदर से गर्म है, वह खाड़िया मिट्टी में अपने बूढ़ों दादा की मूर्ति और भांति भला क्यों बैठा है? जब उनसे जागना चाहिए उस समय वह क्या सोए और चिड़चिड़ा होकर पीलिया के मरीज जैसा धीरे धीरे क्यों चले? यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ एंटोनियो, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और यह मेरा स्नेह है जो बोल रहा है। मैं एक ख़ास किस्म के लोग होते हैं जो अपने मुख पर लेप लगाए रहते हैं और ऐसा आवरण चढ़ाए रहते हैं जैसे कि तालाब का रुका हुआ पानी हो, और जानबूझकर अपने चेहरे की गंभीरता को इसलिए बनाए रहते हैं जिससे लोगों को राय में भी वे बुद्धिमान, गंभीर, पारंगत, गर्वीले लगें। जैसे कि वे बोलना चाहते हैं, श्रीमान मैं दिव्य वक्ता हूँ, और जब मैं अपने होठों को खोलता हूँ तो कुत्ते भी नहीं भौंकते। ओह मेरे एंटोनियो, मैं इन चीज़ों को जानना चाहता हूँ कि ये लोग बुद्धिमान के रूप में केवल इसलिए प्रतिष्ठित हैं क्योंकि यह कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि कभी वे बोलना चाहेंगे तो उनके विचार उनके श्रोताओं के लिए लगभग कचरा ही होंगे। फिर वे श्रोता उन्हें मूर्ख ही कहेंगे। इस बारे में विस्तार में आपको फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल अपने इस बेवकूफ़ के लिए इस गहरी उदासी के गुदग्यों के चारे से मछली पकड़ने की कोशिश न करें। व्यर्थ में उदास होकर चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। यह मेरी राय है। आओ अच्छे लोरेंजो, थोड़ी देर के लिए आपको अलविदा। रात के खाने के बाद मैं अपना उपदेश बंद कर दूंगा। अच्छी बात है। तो हम आपको रात के खाने के समय तक के लिए छोड़ देंगे। मैं भी निश्चित रूप से कथाकथित मूक विद्वानों और
एक ऐसा हो जाऊंगा, क्योंकि ग्रेसियानो मुझे कभी भूलने ही नहीं देता। अच्छी बात है, तुम केवल 2 साल और अब मुझे अपने साथ रखो, फिर देखना तुम अपनी खुद की आवाज़ को भूल जाओगे। अलविदा ग्रेसियानो, तुम्हारी इस गति से तो मैं एक बाटुनी बन जाऊंगा। धन्यवाद। मेरा मानना है कि चुप्पी केवल उन लोगों के लिए प्रशंसनीय है जिनकी जुबानों शुष्क होकर सुख हो गई है, या फिर ऐसी कुंवारी लड़कियों के लिए जो बिकाऊ नहीं है। क्या अब भी ऐसा कुछ है? ग्रेसियानो पूरे वेनिस में किसी भी अन्य आदमी से ज़्यादा बकवास करने वाला व्यक्ति है। उसकी बातों का तर्क गेहूं के उन 2 दानों जैसा है जो कि भूसे के 2 ढेरों में छुपे होते हैं, जिन्हें तुम पूरे दिन ढूंढोगे और उन्हें खोजने के बाद तुम्हें शीघ्र पता चल जाएगा कि जिसे तुम खोजा है वह चीज़ खोजने के लायक ही नहीं है। तो अब मुझे बताओ, यह वही लड़की है ना, जिसके लिए तुमने एक गुप्त यात्रा पर जाने की कसम खाई थी, और जिसके बारे में आज तुमने मुझे बताने का वादा किया था। एंटोनियो, तुम इस बात से अनजान नहीं हो कि मैंने अपनी माली हालत को कितना ज़्यादा ख़राब कर दिया है। मैंने मेरी औकात से बाहर जाकर अपनी रईसों को निरंतर दिखावा किया है, किंतु अब मुझे यह दुख नहीं है कि मुझे अपने खर्च इतनी बड़ी मात्रा को काटने पड़ रहे हैं, लेकिन मेरी परेशानी का मुख्य कारण यह है कि मैं मेरे बड़े कर्जों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। अपने फिजूल खर्ची की वजह से मेरे पास अब गिरवी रखने के लिए भी कुछ नहीं है। समय रहते अपने कर्जों से मुक्त हो जाऊं। मैं कई लोगों का कर्जदार हूं, और सबसे ज़्यादा तो तुम्हारा हूँ एंटोनियो, धन और स्नेह दोनों के लिए। और तुम्हारे स्नेह के कारण मुझे तुमसे अपनी सारी योजनाओं और प्रयोजनाओं को कहने का अधिकार है कि किस प्रकार से तुमसे लिए गए अपने समस्त कर्जों को मैं चुका सकता हूँ। अच्छे बेसेनियो, कृपया मुझे अपनी योजना बताओ। जैसा कि तुम अभी कह रहे हो, अगर यह मानने योग्य हुई तो निश्चिंत रहो, मेरा धन मैं खुद और मेरे नियंत्रण में स्थित हर संभव साधन को मैं तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए हाजिर कर दूंगा। अपने स्कूल के दिनों में जब कभी मेरा तीर खो जाता करता था, तो उसे खोजने के लिए मैं उसी दिशा में उसी तरह के लिए एक दूसरा तीर चलाया करता था, और उस दूसरे तीर को पहले वाले तीर की तुलना में ज़्यादा अधिक सावधानी से देखता था। दूसरे तीर को खोने का खतरा मोल लेकर मैं अक्सर अपने दोनों तीरों को वापस पा लिया करता था। तुम्हें बचपने की इस प्रामाणिक कहानी को सुनाने के कारण यह है कि यह योजना भी वैसे ही साफ सुधरी योजना है। एक स्वच्छदारी लड़के और भांति मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा कर्ज लिया है, और जो लिया है उसे गवा चुका हूँ। लेकिन यदि तुम दूसरा तीर उसी तरह से चलाना चाहते हो जैसे कि तुमने पहला वाला चलाया था, तो मैं तुम्हारे तीर को इस बार ज़्यादा सावधानी से देखूँगा। इससे ये तो हमें वह सारा धन वापस मिल जाएगा जो मैंने तुमसे ऋण लिया है, और फिर इस बात जो तुम मुझे उधार दोगे उसे मैं लेकर वापस आ जाऊंगा, और मैं तुम्हारा केवल उतना ही ऋणी रहूँगा जितना कि मैं पहले से तुम्हारा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हो,
और यहाँ तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो। हालातों को मेरे प्रेम के साथ जोड़कर जिस प्रकार से तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो वह सही नहीं है, और ऐसा करके निश्चित रूप से अब तुम मेरे साथ और भी अधिक गलत कर रहे हो। मेरे भीतर इस प्रकार से झांकने से बेहतर होता कि तुमने मुझे दिवालिया कर दिया होता। इसलिए तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम्हारी जानकारी में ऐसा क्या है जो मुझे करना चाहिए, और मैं उसे जहाँ तक हो सकेगा करूँगा, इसलिए बोलो। बेलमंट में एक स्त्री है जो उत्तराधिकार में काफ़ी बड़ी संपत्ति मिली है उस और वह सुंदर है इस शब्द से भी कहीं ज़्यादा, और उसमें कई अद्भुत गुण हैं। कभी कभी उसके आँखें से मैंने उसके मूक सुंदर संदेश प्राप्त किए थे जो बताते थे कि वह मुझे पसंद करती थी। उसका नाम पोर्सिया है। वह कहीं से भी रोम की प्रसिद्ध नायिका काटो की पुत्री और ब्रूटस की पत्नी पोर्सिया से कम नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि समूचा संसार उसके रूप और गुणों से अपरिचित है, क्योंकि तट के किनारे पर बहने वाली हवाओं के साथ ही उससे विवाह करने के लिए इच्छुक प्रसिद्ध दावेदार चारों ओर से आ रहे हैं, और उसकी कनपटियों पर लटके उसके सोने से सुनहरे बाल मानो सुनहरे उन हो जिन्होंने बेलमंट में उसके रहने के साथ कॉलकस का समुद्री किनारा बना दिया हो, और जिसे हासिल करने के लिए कई जैसन आए हों। ओह एंटोनियो, यदि मेरे पास उन दावेदारों में से किसी एक के बराबर भी इतना पर्याप्त धन होता कि मैं उस जगह पर जा पाता, तो मेरे मन मुझे पूर्व बोध कर रहा है कि निस्संदेह रूप से मैं यही भाग्यशाली होता। तुम जानते हो इस समय मेरा सारा धन उस माल में लगा हुआ है जो कि अभी इस समय समुद्र में जहाज पर लदा हुआ है। न ही नगद और न ही माल के रूप में मेरे पास ऐसा कुछ बचा है जिससे मैं तुम्हारे लिए आवश्यक राशि जुटा सकूं। इसलिए आगे बढ़ो और वेनिस में मेरे नाम से उधार पर धन हासिल करने के लिए कोशिश करो। इतना धन जुटा पाना काफ़ी कष्टतर होगा जिससे कि तुम बेलमंट में सुंदर पोर्सिया के पास जा सको। जल्दी जाकर पता करो, और मैं भी कोशिश करूँगा कि हमें धन कहाँ से मिल सकता है, और मुझे यकीन है कि मैं मेरे नाम पर या मेरे लिए इसे हासिल कर ही लूँगा।